नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी विद अभय पर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 2022 जो कि 9 अप्रैल 2022 को प्रस्तावित है मेरे दोस्त, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबके लिए कक्षा 9 में प्रवेश हेतु जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके लिए साइंस की आज मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूं और ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम तक जो है चलता रहेगा। एक एक करके मैं वीडियो लाता रहूंगा प्रैक्टिस सेट पर, ठीक है ना। और आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपकी जो तैयारी है वो एक निरंतर वे में चलती रहे, ठीक है ना, जिससे कि आप एक अच्छा मार्क्स जो है गेन कर लें और आपका एक सीट कंफर्म हो जाए। मेरा दोस्त यही सपना है कि आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है। तो चलिए आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप मेरे साथ जवाब दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स के हेल्प से, ठीक है ना। जो भी आपको आंसर आएगा आप आंसर करिएगा कमेंट्स बॉक्स में और इसके बाद जो मैं आंसर दूंगा इसके बाद उसको मैच करा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका भी साथ ही साथ मेरे साथ ही ऑन टाइम आपको तुरंत जो है दिमाग में याद होता चला जाएगा क्वेश्चन। तो ध्यान से समझिएगा और अंत तक ये वीडियो देखिएगा मेरे दोस्त। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर कूलाम इकाई है, ठीक है ना। अब ये पूछा जा रहा है कि कूलाम किसकी इकाई होती है। ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए गए हैं, विद्युत धारा का या फिर विद्युत आवेश का या फिर विभव का या फिर प्रतिरोध का। तो ध्यान दीजिएगा जो कूलाम होता है वह जो है विद्युत आवेश का इकाई है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखेंगे। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। रेडियो एक्टिव धर्मिता का या फिर तापक्रम का या फिर ऊष्मा या फिर ऊर्जा। इन चारों में से आपको आंसर देना है। मैं आपको बता दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला, रेडियो एक्टिव धारिता का जो इकाई होती है क्यूरी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। कैंडिला मात्रक है ज्योति फ्लक्स का या फिर ज्योति प्रभाव का या फिर ज्योति दाब या फिर ज्योति तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका, ज्योति तीव्रता का कैंडिला जो है मात्रक है, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, कार्य का मात्रक क्या है। जूल है, न्यूटन है, वाट है या फिर डाइन है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे दोस्त जूल। कार्य का मात्रक ही जूल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से समझिए। एम्पियर मात्रक है। एम्पियर जो है किसका मात्रक होता है, प्रकाश तीव्रता का या फिर विद्युत आवेश का या फिर विद्युत धारा का या फिर चुंबकीय क्षेत्र का। आप बताइए जल्दी से किसका मात्रक है एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 3, विद्युत धारा का। विद्युत धारा का जो है मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखेंगे। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, ठीक है ना। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है वाट, दूसरा है डायप्टर और तीसरा आपका है आप्टर या फिर मीटर। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर जो 6 का सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। डायप्टर होता है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 युग्म दिए गए हैं, यानी कि 2 यहाँ पर भौतिक राशि दिया गया है और ये पूछ रहा है कि किसका जो है समान विमीय सूत्र नहीं होता है, ठीक है ना। बल और दाब का या फिर कार्य और ऊर्जा का या फिर आवेग और संवेग का या फिर भार और बल का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट वाला, बल और दाब का समान विमीय सूत्र नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है। वोल्टेज या फिर करंट या फिर प्रतिरोध या फिर पावर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, करंट जो है नापता है एम्पियर, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यानी कि यहां पर देखिए 4 दिया गया है मात्रक और वो पूछ रहा है कि वो किससे सम्मिलित है, ठीक है ना, सुमेलित किससे नहीं है, यानी कि कोई एक ऐसा है जो गलत है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डेसिमल का दिया है, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई या फिर अश्व शक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री शक्ति शक्ति की इकाई या फिर सेल्सियस ऊष्मा की इकाई।
तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, वह जो है हो जाएगा 4 वाला, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। यानी कि इसमें 3 जो है कोई सही है, यहाँ पर ये तीनों क्या है, सही है। और ये ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या है, वो सुमेलित नहीं है, यानी कि सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखेंगे। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, वेग, त्वरण या द्रव्यमान या फिर बल। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 वाला, द्रव्यमान। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान गति होती है या फिर समान वेग होता है या फिर समान त्वरण होता है या फिर समान बल होता है। आप बताइए चारों में से आंसर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, समान त्वरण होता है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, उसको देख लेते हैं। वृत्तीय पथ पर चलने वाली वस्तु में कौन सा गति होता है, स्थानांतरित या फिर चक्रीय या फिर किसी प्रकार की गति नहीं या फिर आवर्त गति है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 वाला, चक्रीय गति। ठीक है ना, चक्रीय गति आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देखते हैं। देखिए यहां पर दिया गया है, कोई पिंड समान त्वरण से गतिशील है तो उसका वेग कैसा रहेगा, बढ़ता जाएगा, समरूप रहेगा या घटता जाएगा या फिर पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। तो ध्यान दीजिएगा, कोई पिंड यदि समान त्वरण से गतिशील है तो उसका वेग हमेशा क्या रहेगा, समरूप रहेगा, यानी कि समान रहेगा। समरूप का मतलब होता है समान। ठीक है ना, आगे हम लोग बढ़ेंगे। त्वरण का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या फिर मीटर प्रति सेकेंड या फिर मीटर या फिर किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पहला। ठीक है ना, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का एसआई मात्रक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं मेरे दोस्त। एक ही दिशा में समान वेग से ए और बी 2 पिंड जा रहे हैं, ए का अपेक्षिक वेग बी के साथ कैसा रहेगा, वही रहेगा या फिर उस वेग का दुगुना होगा या फिर शून्य होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है ना, शून्य होगा। ओके, आगे आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या दिया है, 2 वेक्टर जिनके मान अलग अलग हैं तो क्या होगी, उनकी दिशाएं अलग अलग होगी या फिर उनके परिणामी शून्य होंगे या फिर परिणामी शून्य नहीं होंगे या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि 2 वेक्टर हैं और जिनके मान अलग अलग हैं तो उनकी जो आंसर होगा ना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का, उसको मैं बता दे रहा हूँ, उनके परिणामी जो है क्या होंगे, वो शून्य नहीं होंगे। ठीक है ना, शून्य नहीं होंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, वेग, द्रव्यमान या फिर समय या फिर लंबाई, इसमें से सदिश राशि कौन सी है। तो हो जाएगा आपका वेग। वेग जो है एक निश्चित किसी दिशा के लिए होता है। ठीक है ना, तो ये सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे हम लोग। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसका संवेग दुगुना हो जाता है या फिर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है या फिर उपयुक्त, दोनों सही है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वस्तु का वेग जब दुगुना कर दिया जाए ना तो उसकी संवेग भी 2 गुना हो जाता है और गतिज ऊर्जा भी 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों सही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक है, तो ध्यान दीजिएगा आवेग का। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 1 न्यूटन होता है किसके बराबर, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 वाला। ठीक है ना, ऑप्शन 2, 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है 1 न्यूटन बराबर। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। गति के
किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या फिर उपयुक्त में से सभी सही है? तो ध्यान दीजिएगा 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा पहला वाला, प्रथम नियम से जो है बल की परिभाषा मिलती है गति का, ठीक है ना। 22 को देखते हैं। तैरना गति के किस नियम के कारण संभव है? प्रथम नियम, द्वितीय या फिर तृतीय या फिर इनमें से सभी? तो ध्यान दीजिएगा तैरना जो है ना गति के तृतीय नियम के कारण है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं जो कि इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर जो केंद्र की ओर लगता है वो कौन सा होगा, ठीक है ना। जब कोई भी साइकिल सवार है और जब वो मुड़ेगा तो उस समय कौन सा बल लगेगा, अभिकेंद्रीय बल या फिर अपकेंद्रीय बल? तो ध्यान दीजिएगा अभिकेंद्रीय बल लगेगा। यहां पर थोड़ा सा क्रॉप हो गया है, लेकिन आप याद रखिएगा कि जब भी कोई आदमी चौराहे पर मुड़ेगा तो उस समय जो साइकिल सवार का जो केंद्र है ना उस वहां पे क्या लगेगा, अभिकेंद्रीय बल लगेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट वाला सही हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी कुछ भी सवाल पूछना है मेरे दोस्त तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और मेरे वीडियो के सारे अपडेट्स को पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे दोस्त। लाइक करने में मात्र आधा सेकेंड का टाइम लगता है, तो आप लाइक जरूर करें, क्योंकि जितना लाइक करेंगे उतना इस वीडियो को रिकमेंड करेगा यूट्यूब। सो प्लीज यार लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।